आपका डायरी डायरी हो गया ना? ये आपका 11th चैप्टर है। नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक मलयज। जन्म इसका डेट नहीं मिला, बस खाली 1935 में। अगर बुक में होगा तो आप बुक से देख लीजिएगा कौन सा डेट है। तो जन्म 1935 में हुआ था, मृत्यु 26 अप्रैल 1982 में। जन्म स्थान था महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। सबका नहीं, अधिकतर का ऐसे होते हैं। मूल नाम सबका है, अधिकतर का है, पूरा का तो नहीं। पहला चैप्टर में वही उत्तर प्रदेश, दूसरा में भी उत्तर प्रदेश, इसमें मतलब सब में जिला अलग अलग होगा, गांव अलग अलग होगा, ये राज्य एक ही होगा मात्र। इनका भी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, आजमगढ़ जिले में महुई नाम का गांव था। वही मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, पूरा नाम। माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। शिक्षा किए थे MS किए थे अंग्रेजी से, अंग्रेजी डिपार्टमेंट से किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट है विशेष क्या कि छात्र जीवन में वह कोई क्षय रोग नाम का रोग होता है, उससे क्या थे वो ग्रसित थे। मतलब उनको क्षय रोग का बीमारी था। ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा और शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते थे। मतलब अपना दवाई खाकर वो जीवित रहे थे, जैसे जी रहे थे दवाई खाकर जी रहे थे। उनका कृतियाँ भी है, मतलब कविता लिखे थे तो जख्म के धूल अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये उनकी कविता का कृतियाँ हैं। आलोचना भी था कुछ, जैसे कविता से साक्षात्कार है, संवाद और एकालाप, ये आलोचना भी था। और ये जो चैप्टर है आपका सृजनात्मक गति, हंसते हुए मेरा अकेला, मतलब वो अपना ज़िंदगी में अकेला बिताते हैं, पूरा ज़िंदगी मतलब अकेला बिताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक बीमारी था, एक क्षय रोग से, जिसको बीमारी होता है ना, तो उसके आसपास दोस्त भी नहीं जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहेगा। ऐसे भी इनके पास में कोई दोस्त दूसरा आता नहीं था और अपना जीवन पूरा अकेले बिताते हैं। और जीवन उनका पूरा दवाई पे चला हुआ था, दवाओं के सहारे जीते थे। ठीक है, और अब पाठ का परिचय देते हैं। तो इस पाठ में क्या है, एक प्रस्तुत पाठ एक डायरी है। डायरी क्या होता है? लिखना, अपने बारे में एक डायरी में लिखना कि मेरा जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है, कैसा व्यतीत हुआ है। ठीक है, जिसे मलयज के द्वारा लिखा गया है। मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कर्म के जैसा था। डायरी की शुरुआत करके लिखना 15 जनवरी 1951 से, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको नोट कर लीजिए कि डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है। और उनकी आयु क्या थी? 16 वर्ष। जब लिखना स्टार्ट किए थे तब उनकी आयु थी 16 वर्ष। स्टार्ट किए थे 15 जनवरी 1951 से, और डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा। स्टार्टिंग किए थे 15 जनवरी 1951 से, उस टाइम उनकी आयु थी 16 वर्ष, और लिखने का सिलसिला मतलब 1982 तक ये लिखते रहे। सोलह साल में था, और 9 अप्रैल 1982 तक क्या है वो लिखते रहे अपना डायरी में। जब उन्होंने अंतिम सांस ली, अर्थात 47 साल तक के जीवन में, मतलब 47 साल तक जिए थे, और उस जीवन में क्या है 32 साल तक वो मलयज जो थे डायरी में लिखे। 32 साल तक, यहाँ से अंदाजा लगा ली तो 32 साल या 31 साल जैसे भी होता है, मतलब 32 साल तक वो क्या है मलयज ने डायरी लिखी।
डायरी के पृष्ठ कवि आलोचक मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवनों के तकलीफ बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाता। मतलब इस डायरी में क्या है, वो अपना निजी जीवन के बारे में लिखते हैं, उनके साथ जो बेचैनियाँ थी उनके बारे में इस डायरी में लिखा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है ना, 12 भाग में बांटा हुआ इस चैप्टर। ठीक है, 12 भाग में, याद रखिएगा। अभी देखिए 12 भाग के बारे में पढ़ेंगे एक एक बार। सबसे पहला भाग ये रानी खेत के बारे में बोले थे 14 जुलाई 1956 को। ठीक है, तो पहला भाग ये है आपका। तो क्या उस भाग में बोलते हैं कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मिलिट्री की एक छावनी आती है वहाँ पे, जो सुबह से ही पेड़ काटते हैं। तो छावनी के लिए क्या है, ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जाने के लिए भी, मतलब आगे आने वाले जाने के लिए भी ये पेड़ काट रहे हैं। मौसम क्या है, और पेड़ काटेगा तो एकदम इससे ठंडा हो गया कि पूरा पेड़ काट दिया, ईंधन बना लिया, तो मौसम क्या एकदम ठंडा हो गया। बूंदाबांदी और हवा, एक कलाकार के लिए यह जरूरी है, उसमें आग हो और वो खुद ठंडा हो। मतलब अगर कोई कलाकार है तो उसके अंदर आग रहना चाहिए और वो अपना ठंडा उसका विचार रहना चाहिए, नॉर्मल, ना कि गुस्से वाला रहना चाहिए ऐसा। वही है कि मौसम क्या एकदम ठंडा हो गया, बूंदाबांदी और हवा, और एक कलाकार के लिए यह जरूरी है कि उसमें आग और वह खुद ठंडा हो। कलाकार को हमेशा उसके अंदर एक आग रहना चाहिए कि हमको ये लिखना है, वो करना है, और नॉर्मल दिमाग रहना चाहिए एकदम विचार उसका। हाँ हाँ बोलो बोलो सेंटर में आवाज ना आ रहा, बोलो कुछ काम जरूरी है क्लास में। अच्छा ठीक, ठीक है। पहला जो भाग है आपका रानी खेत, जो 14 जुलाई 56 को लिखा गया था, मतलब 1956 को। इसमें क्या कहते हैं कि मिलिट्री आती है वहाँ पे और वहाँ सुबह से ही पेड़ काटते हैं, ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़े के लिए भी, मतलब पूरा जाड़ा का अभी से उपाय कर रहा है मिलिट्री जाड़ा का। पहला भाग में ये। दूसरा है 18 जून 57 को लिखे थे कि एक खेत की मेर पर बैठी कौवा को देखकर कवि कहते हैं कि उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों को सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है, और एक मधुर आशापूर्ण फल जिससे अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके। ये कहते हैं कि एक खेत पर कौवा को बैठकर, मतलब कौवा बैठा हो उसी को देखकर बोलते हैं कि उम्र क्या है, पककर तैयार हो गया है, अब क्या हो उसका सपना सुहाना रंग हो गया है फसल का अपना, और वो क्या है जर्द पर चला है, और एक मधुर आशापूर्ण फल जिससे अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके। ये कहते हैं 18 जून 1957 को। ये आपका दूसरा भाग था। तीसरा में क्या है, कौसानी जगह का नाम है। तो 4 जुलाई 62, आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। बोले ना कि उनका तबीयत हमेशा खराब रहता था, अपना ऐसे कि बीमारी था उनको, तो अपना पूरा जीवन का दवाई पे चलते थे। तो वही कर रहे हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता है। अजीब सी बेचैनी में मन होती है। 4 जुलाई 62 को कहते हैं कि कौसानी जगह का नाम है, वहाँ से भी आज भी कोई चिट्ठी नहीं आया है, और दोपहर तक आशा मतलब लगाए हुए रहते हैं कि कोई चिट्ठी आएगी, और लेकिन आता नहीं है। भारी से भारी दोपहर क्या है बीत जाता है और कुछ नहीं होता है, और उनके मन में अजीब सी बेचैनी चलती है। ठीक है, तीसरा चैप्टर, तीसरा भाग। और चौथा भाग फिर ये लिखे थे कितना, 4 जुलाई 62 को कौसानी में। उसके बाद 5 जुलाई 1962 को ये भी कौसानी में लिखे थे कि कौसानी की डायरी का अंश लेखक मलयज के प्रकृति चित्रण, मानवीय संवेदनशीलता और उनके एकांत के अनुभव को जाता है। मतलब इसमें क्या है, 5 जुलाई 1962 को क्या लिखे थे कि प्रकृति के बारे में चित्रण और अपने मानवीय जीवन के बारे में एकांत, विश अकेला, कि अकेला रह के कैसा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं अपना जीवन में, वो लिखते हैं इसमें 5 जुलाई 1962 में। तो इस विशिष्ट तारीख की डायरी में लेखक ने कौसानी उत्तराखंड के
देखिए ना, बोले ना कि कौसानी एक जगह का नाम है जो उत्तराखंड में है। तो इस डायरी में लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक वातावरण और वहाँ के जन जीवन के जीवंत वर्णन किया कि उत्तराखंड का प्राकृतिक कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है और वहाँ का जीवन कैसा है, जीवन यापन लोग कैसे रहते हैं, वो क्या है इसमें वितरण किए हैं, अपना वर्णन किए हैं 5 जुलाई 1962 को जो डायरी लिखे थे उसमें। ठीक है, और ये याद रखें कि कौसानी का है उत्तराखंड। ठीक है, आप देखिए चौथा है 1 2 3 पाँचवा है। फिर 8 जुलाई 1962 को लिखते हैं कौसानी का विशेष अंश, मतलब कौसानी के बारे में डालते हैं। इसमें क्या है कि लेखक जीवन की व्यवस्थाओं और सीमाओं का सहज चित्रण करते हैं कि अपना जीवन का कैसा व्यवस्था है, किस तरह से उनका जीवन चल रहा है, वो करते हैं। वो बड़े सपनों के टूटने के दर्द से, मतलब उनका भी कुछ सपना था तो वो सपना टूटा था, तो वो बड़े सपने के टूटने के दर्द से दूर एक स्थिर जीवन की रोज रोज की चढ़ाई और उतरने के अभ्यास की बात करते हैं। मतलब एक स्थिर जीवन था उनका, कुछ करना तो है नहीं, वही अपना खाना पीना रहना, बस कुछ करना है नहीं। तो उनको एक बीमारी था और सिर्फ दवाई तो उनका चल रहा था, तो वही क्या, वो बड़े सपनों के टूटने के दर्द से दूर एक स्थिर जीवन की रोज रोज की चढ़ाई और उतरने के अभ्यास करते हैं, बात करते हैं कि कैसे हम रोज रोज एक ही जीवन स्थिरता से जी रहे हैं। ठीक है, यह जीवन एक समझौते की तरह चलता है जहाँ बहुत कुछ कट गया है और बाकी भी यूं ही कट जाएगी, लेकिन लेखक इस स्थिति को निराशा के बजाय एक शांत स्वीकृति के साथ देखता है। मतलब उसको निराशा नहीं हो रहा है कि मेरा जीवन ऐसा कट रहा है, वो क्या है इसको शांत भाव से देखता है कि नहीं मेरा जीवन शांत से चल रहा है, इसीलिए है कि बजाय निराशा नहीं है और बजाय क्या है एक शांत स्वीकृति के साथ देखता है अपना जीवन, नहीं मेरा जीवन जैसा है अपना शांति से कटता है। ठीक है, आगे का भाग ये है आपका छठा। 30 अगस्त 1976 को फिर लिखते हैं डायरी में सेब बेचती लड़की, उसके बारे में बात करते हैं कि एक सेब बेचती लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फाक काट कर ग्राहक को चखाती। मतलब एक सेब लड़की सेब बेचती है, उसके अंदर इतना नहीं साहस था कि अपना सेब को काट कर ग्राहक को खिला सकती थी। ठीक है, 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया और कहा खुद ही चख लो, मीठे हैं। मतलब जिससे लड़की बेच रही थी वही कहा लेखक को कि तुम खुद ही चख लो, लो हम चाकू देते हैं तुम खुद चख लो कि सेब मीठे हैं या खट्टे हैं। ठीक है, सेब तो ऐसे मीठे ही थे, उनका रेग और खुशबू देखकर ही उनकी किस्म पहले ही जान चुका था। मतलब सेब को देखकर ही मतलब लेखक पहचान लेते हैं कि सेब मीठा ही है और उसका खुशबू देखकर पहचान लेते हैं कि सेब ठीक है। तो जो 30 अगस्त 1976 को लिखे थे, इसमें क्या है एक सेब बेचती लड़की के बारे में बताया कि एक सेब लड़की बेचती है, उसमें इतना जोर नहीं था कि वो चाकू से सेब की एक फाट काट कर ग्राहक को चबाती। बाद में क्या है लड़की बोलती कि लो तुम खुद चाकू ले लो और काट के अपना सेब चख लो। ठीक है, इस डायरी में वो लिखते हैं। उसके बाद है आपका 10 मई 1978 को फिर से डायरी अपना चलता है। इसमें क्या है अकेलेपन की अनुभूति, ये कैसे हम अकेलेपन रह रहे हैं लेखक करते। इस अंश में लेखक मलियज अपने अकेलेपन के एहसास को गहराई से महसूस करवाते हैं सबको कि कैसे हम अपना जीवन अकेलेपन से काट रहे हैं। ठीक है, उनके अनुसार क्या है कि अकेलापन कोई डरावनी चीज़ नहीं है कि अकेलापन है तो कोई डरता है कि हम अकेले कैसे रहेंगे ऐसे रहेंगे। तो उनके अनुसार क्या था कि अकेलापन कोई डरावनी चीज़ नहीं है, बल्कि यह इंसान को खुद से मिलाता है और जीवन के सत्य के करीब लाता है। उनका कहना था कि अकेलापन कोई डरावना नहीं है और अगर अकेला रहेगा आदमी तो खुद को पहचानेगा कि हम क्या हैं। ठीक है, और जीवन को सत्य के करीब ले जाता है अकेलापन। ठीक है, दूसरा है रचनात्मक और यथार्थ। लेखक मानते हैं कि भयंकर यथार्थ और कठिनाइयों के बीच भी आदमी को हंसते हुए जाना चाहिए कि कितना भी कठिनाइयाँ आ जाए आदमी को उतना कुछ मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए, हंस कर अपना जीवन क्या व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, अकेलापन ही वह जगह है जहाँ रचनात्मक ऊर्जा जन्म लेती है।
कि अगर आप अकेला रहिएगा तब आपको लगेगा कि हमको क्या करना है अपने जीवन में, और साथ में रहिएगा तब तो पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है, हम क्या करेंगे। अगर अकेला रहिएगा तब आपको मालूम चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं और हमको क्या करना चाहिए। वही कहते हैं लेखक कि आप अकेला रहिए तब पता चलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपका डायरी 11 जून 1978 को फिर लिखते हैं, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ के बारे में बताते हैं। लेखक बताते हैं कि शब्द और अर्थ का रिश्ता बहुत ही गहरा है, ठीक है, कि शब्द का क्या मतलब होता है और अर्थ का क्या मतलब होता है, दोनों का रिश्ता करता है। यदि शब्द में सही अर्थ ना हो तो वह बेजान हो जाता है। कि अगर शब्द में मतलब यही शब्द लिखा हुआ है, इसमें क्या ये शब्द गलत रहेगा, तो ये थोड़ी रहेगा। यही कहना है कि ये शब्द में अगर सही अर्थ ना हो तो वह बेजान हो जाता है, उस शब्द का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद है सच्ची रचना। एक अच्छी रचना वही है जहाँ शब्द अपने पूरे और सच्चे अर्थ के साथ उतरते हैं, ठीक है। ये कहना है लेखक का कि अगर कोई कुछ कहानी लिख रहा है तो उसमें भी अच्छा बात और अपना सच्चा मन से अच्छा शब्द उसमें उतारे ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लग सके, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सच्ची रचना वही है, एक अच्छी रचना वही है जहाँ शब्द अपने पूरे और सच्चे अर्थ के साथ उतरते हैं, ठीक है। ये था आपका 11 जून 1978 को। अब 20 जून 1978। सबसे पहला इसमें सुरक्षा कहाँ है, अपना जीवन ऐसे ही बिता करते। सुरक्षा कहाँ है, अंधेरे बनाम रोशनी में। नहीं दिखता है तो ज़्यादा पहले बताता हूँ। पहले बोलते हैं वाइट नहीं, खाली बैकग्राउंड का कलर इसका चेंज किया है। टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं ना किया, ये सब देख रहे हैं, टेक्स्ट का कलर वैसे ही। हम 20 जून ना, 20 जून 1978 को डायरी लिखते हैं। उसमें क्या कहते हैं, सुरक्षा कहाँ है, मतलब अंधेरे बनाम रोशनी का बात करते हैं। तो लेखक का मानना है असली सुरक्षा डायरी के कोरे पत्रों में या घर के छिपने वाले अंधेरे कोनों में नहीं है। असली सुरक्षा मतलब डायरी में आप पत्र लिखिए वो असली सुरक्षा नहीं है, या अंधेरे में कोने में वो असली सुरक्षा नहीं है। अंधेरे में क्या है, सिर्फ पलायन या छिपा जा सकता है जो कायरता है। लेखक का कहना है कि अंधेरे में आप सिर्फ छिप सकते हैं और अपना पालन कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, कायरता है। वास्तविक सुरक्षा क्या है, केवल बाहर सूरज की रोशनी में ही चुनौतियों का सामना करने में। जो वास्तविक सुरक्षा है वो क्या है, केवल बाहर की सूरज की रोशनी में ही है, और मेरे सामने अगर कोई चुनौतियाँ आए कि मतलब कठिनाइयाँ आए उसका हम सामना कर सके, वो मेरे लिए वास्तविक सुरक्षा है। ये सुरक्षा नहीं है कि हम अंधेरे में छुप करें, वो कायरता है। ये कहना है लेखक का, ठीक ना। वही अंधेरे बनाम रोशनी, कि रोशनी में आपका सुरक्षा है, अंधेरे में नहीं, अंधेरे में कायरता है, ये याद रखिएगा। दूसरा है इसी में चुनौतियों से जूझना ही जीवन है। मतलब अगर आपके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं तो उसको आप सहिए, ऐसा नहीं कि चुनौतियाँ आए तो आप भाग गए, ऐसा नहीं है। लेखक के अनुसार जीवन की सुरक्षा संकटों को झेलने की, अगर आपके पास कोई कठिनाइयाँ आया या कोई परेशानी आए उसको झेलिए और उनसे लड़ने में। लेखक का मानना है कि लेखक कि जीवन की सुरक्षा किसमें है, संकट को झेलने में। कि कोई परेशानी आया तो उसको हम झेल के पार कर सकते हैं, वो है आपका चुनौतियाँ, ठीक है ना। वही है उनसे लड़ने में और चुनौतियाँ झेलने में, ठीक है। जब व्यक्ति खुद की संघर्षों की आग में झोंकता है और मुश्किलों का सामना खुले मैदान में करता है तभी वह वास्तव में सुरक्षित होता है, ठीक है। वही कहना है कि जब तक आदमी मुश्किल का सामना नहीं कर पाएगा उसको क्या है, तरक्की नहीं मिलेगा। जितना मुश्किल का सामना करेगा, जितना प्रयास करेगा, तभी जाके तरक्की मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता तरक्की, ठीक ना। ये कहते वही कहते हैं चुनौतियों से जूझना ही जीवन है, बिना चुनौतियों से जूझे किसी का जीवन सफल नहीं होगा। तो चाहे कि हमको आराम से कुछ मिल जाए तो वो नहीं मिल सकता है। आगे
अब ये 9 दिसंबर 1978 को फिर लिखते हैं, जो कुछ लिखता वह सबका सब रचना नहीं होता है, पृष्ठ तो और भी नहीं है, जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होता। मतलब जितना भी चीज़ हम लिख रहे हैं सब रचना थोड़ी है, सब कहानी थोड़ी है, सब कहानी नहीं है, कि जितना मैं भोगता हूँ मैं सिर्फ उसके बारे में लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिखते हैं, इसमें थोड़ा होता है। 25 जुलाई 1978। 80। इसमें क्या है, इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर में है, भीतर से बेहतर डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। वो कहते हैं कि मेरे जीवन का अनुभव जो लग रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं एक डरा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरे डर के कई रूप हैं। अभी आगे देखेंगे क्या रूप है। तो सबसे पहला रूप तो उनका बीमारी था, कि जो बीमारी से वो क्षतिग्रस्त थे, वही उनका पहला है डर। तब बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है कि अगर कोई घर का भी आदमी बीमार पड़ता है उनके घर में, तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है बीमारी से, क्योंकि वो खुद बीमारी से जूझ रहे थे कि कहीं उससे कोई भयंकर बीमारी ना लग गई हो, और तब मैं क्या करूँगा, कि अगर घर में किसी को बीमारी ना लग जाए तो तब मैं क्या कर सकता हूँ, कि किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसी व्यवस्था करूँगा। ये कहते हैं अगर बीमारी लगेगा तो मैं कैसे अस्पताल ले जाऊँगा, कैसे उनका इलाज का व्यवस्था कर सकूँगा। वो तो खुद बीमार थे, वो कैसी व्यवस्था कर सकते थे। इस डर से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे, यही डर से मैंने कितने कितने घंटे अपने तनाव में गुजार दिए हैं। एक पोता की तरह कांपते हुए होठों में प्रार्थनाएं गुदगुदाते हुए किसी तरह संकट का यह क्षण कटे, और मन क्या इतना कमजोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। मतलब लेखक का मन इतना कमजोर हो गया था, उसमें छोटा छोटा डर ही बहुत आसानी से घुस जाता था। इतना सा भी डर है कि अगर किसी को बुखार में लगा तो उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। ठीक है, ये कहते हैं इसमें 25 जुलाई 1980 में। 3 मार्च 1981 में क्या कहते हैं, मन की कमजोरी और डर के बारे में बताते हैं कि मन की कमजोरी क्या है और डर क्या है। तो लेखक बताते हैं कि पार्क में खेलते हुए बच्चे को अचानक शाम को गायब हो जाने पर मन में एक अज्ञात भय और अकुलाहट पैदा हो जाता है। मतलब अगर बच्चा कोई पार्क में खेल रहा है, अचानक शाम को गायब हो जाए तो मन में तक लगेगा कि भाई कभी तो खेल ही रहा था, कहाँ गायब हो गया। वो होता है अकुलाहट पैदा हो जाती है, और मन इतना कमजोर हो गया है कि डर उसमें आसानी से घुस जाता है। सही बात है, बच्चा कोई पार्क में खेल रहा है, एकाएक घर वाला को न्यूज़ मिलेगा कि बच्चा कहीं गायब हो गया, तो किसी को भी डर लग जाएगा कि कहाँ चला गया, एकाएक मिल नहीं रहा है। तो वही मन की कमजोरी और डर ऐसे पता चलता है। संघर्ष और जिजीविषा, आदमी खुद को काटता पीटता रहता है कि हमको ये डर है, हमको ये परेशानी है। खुद को, ये नहीं कि उसका सामना कर सके, आदमी क्या है खुद को कोसता है, हमको ये परेशानी है, हमको पैसा का टेंशन, तो हमको इसका टेंशन, वो करता। फिर भी इस दुनिया के सामने एकजुट और साबुत बने रहने की इच्छा, जिजीविषा में शिक्षा होगा, ठीक ना, साबुत बने की इच्छा के साथ हरदम तना हुआ और किसी लक्ष्य को पाने के लिए कसा हुआ रहता है। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर कुछ संघर्ष आता है तो आदमी को क्या है, ये नहीं कि अपने आप को मतलब कोसता रहेगा कि ये परेशानी है, उसका सामना करो। वही है कि फिर भी दुनिया के सामने क्या है, एकजुट और बने रहने की इच्छा होना चाहिए आदमी के पास, तभी वो कोई लक्ष्य को पाने के लिए मतलब हो सकता है कि वो लक्ष्य जो हम निर्धारित किए हैं वो लक्ष्य हम पा सकते हैं। ठीक है, 12 भाग का बात हुआ ना, 12 भागों का बात में देखिए फिर से देखते हैं हम गिनाते हैं। पहला भाग था क्या, रानीखेत, जो 14 जुलाई 56 को लिखा गया था। इसमें क्या था कि पेड़ काटे जा रहे मिलिट्री के द्वारा, इसमें ये बात हुआ था। दूसरा जो भाग था 18 जून 57 को, इसमें क्या है, एक खेत की मेहरबन में बैठी कौवा को देखकर कवि कहते हैं कि उम्र की फसल पककर तैयार होती है, उसका रंग भी बदल गया है, और अब क्या है, अनुभव की जिताई के छिलके उतार देते हैं। मतलब धान अपना जो छिलका निकल गया धान का, धान को कटाई करते हैं। दूसरा था। तीसरा है 4 जुलाई व्हाट्सएप को फसौनी के बारे में बोलते हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, तबीयत किस कदर बेजार होती है, दोपहर तक आशा रहती है उनको कि कोई चिट्ठी आएगी। ये था तीसरा भाग।
चौथा था 5 जुलाई 1968 को कौसानी में, कि इसके में क्या कहते हैं, प्रकृति के बारे में बात करते हैं, प्रकृति चित्रण, मानवीय संवेदनशीलता और एकांत के बारे में, कि प्रकृति कैसा है, एकांत, अपना एकांत अनुभव, कि अकेले हम कैसे जी रहे हैं, और ये उत्तराखंड जो कौसानी उत्तराखंड में है उसके बारे में। पाँचवा 8 जुलाई 1962 को कौसानी का विशेष संघ के बारे में बताते हैं, कि जीवन की व्यवस्था और सीमाओं का सहज चित्र है। वो बड़े सपने के टूटने से दर्द, एक ही स्थिर जीवन की रोज चढ़ाई उतरने के अभ्यास की बात करते हैं। जीवन की समझौती चलता है समझौतों की तरह, जहाँ बहुत कुछ कट गया और काटना बाकी है। 5वां भाग में ये करते हैं। छठा है दिल्ली अगस्त, जो 1976 में लिखे थे, दिल्ली 30 अगस्त को से बेइज्जती लड़के के बारे में बताए थे, कि उसमें कलाइयों में जोर नहीं था कि वो सेब को काट कर हमको चखा सके। ठीक है, ये छठा था। 7वां था 10 मई 1978 डायरी का सफर, उसमें बात करते हैं अकेलेपन की अनुभूति और क्या है ये, रचनात्मक और यथार्थ। ठीक है, दिख जाएगा। 7वां हो गया। इसमें क्या था, इस अंक में लेखक अकेलेपन के बारे में बताते हैं, और इसमें रचनात्मक में क्या बताते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना चाहिए हंसकर। ठीक है। 8वां भाग में है 11 जून 1978 में, ये लिखते हैं शब्द और अर्थ, इस शब्द और अर्थ का क्या मतलब है। लेखक बताते हैं कि शब्द जो है सही रहना चाहिए, अगर सही नहीं रहेगा तो बेजान हो जाएगा। उसी में सच्ची रचना, एक अच्छी रचना वही है जहाँ शब्द आपका पूरा और सच्चा हो। ठीक है, 9वां था ना, 8वां था, 8 भाग क्या भाग लिखे थे, 8 है सर। 8 है। अब ये 9 है, 20 जून 1978 को। इसमें क्या करते हैं, सुरक्षा कहाँ है, अंधेरे में है कि रोशनी में, तो कहाँ है सुरक्षा, रोशनी में। अंधेरे में तो वो लोग रहते हैं जो क्या है, ठीक है, ये करते हैं। उसके बाद चुनौतियों का सामना करने को करते हैं, कि अगर चुनौतियाँ हैं तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, हमको उसका सामना करना चाहिए। ठीक है। 10वां भाग है 9 दिसंबर 78 को, कि जो कुछ लिखता हूँ सब रचना नहीं होती, हम कुछ अपना मन का बात भी लिखता हूँ। 11, हाँ, और ये 11वां भाग है 25 जुलाई 80 को, कि इधर पता ही नहीं चल रहा है कि कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय का अनुभव लगता है। उनके भीतर क्या डर लगा हुआ रहता था कि कहीं उनके अंदर उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार ना पड़ जाए, तो वो क्या उनका इलाज कैसे करेंगे, इलाज का व्यवस्था कैसे करेंगे, ये उनको डर बना हुआ रहता था, क्योंकि वो बीमार से खुद क्षतिग्रस्त थे इसीलिए। और सबसे लास्ट जो है 12वां भाग 3 मार्च 1981 में, इसमें मन की कमजोरी के बारे में बताते हैं, कि मन को कमजोरी और डर कैसे हो सकता है आदमी को। कि बच्चा खेल रहा है शाम में और अचानक गायब हो जाए तो क्या है, अज्ञात भय हो जाएगा और अकुलाहट पैदा हो जाएगी और मन कमजोर हो जाता है। और संघर्ष, इस संघर्ष कैसे कर सकते हैं, एकजुट होकर और एक ही साथ इच्छा बना कर, तभी हम संघर्ष का सामना कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते संघर्ष। तो 12 भाग में ये कहते हैं मन की कमजोरी। अब देखिए मुख्य बिंदु क्या है इसका। सबसे पहले अकेलेपन की स्वीकृता, अकेलेपन को आप स्वीकार करिए, ये नहीं कि अकेलेपन हम अकेला है तो हम अकेला रह नहीं सकते। अकेलेपन का कोशिश करिए रहने का, तब पता चलेगा कि आपको क्या करना है। यह है कि मलियज क्या है, अपने अकेलेपन से घबराते नहीं है, बल्कि उसे हंसते हुए और सहजता से स्वीकार करते हैं। उनका अकेलापन उनका एक सच्चा साथी बन जाता है, जो उन्हें खुद से जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि अपना अकेलापन से घबराते नहीं है और सहजता से स्वीकार करते हैं और अपना एक सच्चा साथी बना लेते हैं, कि हम अकेले अब हमको ज़िंदगी में रहना है, और अपना उनको जोड़ लेते हैं अकेलापन। ठीक है। दूसरा बिंदु है आपका जीवन और संघर्ष, कि कैसे जीवन जिया। लेखक के अनुसार क्या है, मनुष्य की जीवन खेतों की हरी भरी फसलों की तरह है, जो धीरे धीरे बढ़ती है, पकती है और अंततः कट जाती है। मतलब मनुष्य का जीवन क्या है, संघर्ष भरा हुआ है, कि जीवन में दुख, संघर्ष और अकेलापन इस प्रक्रिया के स्वाभाविक हिस्से हैं। वही एग्जाम्पल बताया था कि मनुष्य का जीवन क्या है, खेतों की हरी भरी फसलों की जैसा है, उगता है फसल, पकता है और लास्ट में कट जाता है। ऐसे ही जीवन में सुख आता है, दुख आता है, फिर सुख आता है, दुख आता है। वही है जीवन और संघर्ष। उसके बाद है रचनात्मक और यथार्थ।
डायरी में मरियम ने अपने रोजमर्रा के अनुभव, चिट्ठी के इंतजार की व्याकुलता और कला व समाज के बीच के रिश्तों को बहुत ही बारीकी से उकेरा। तो अपने अनुभव के बारे में बताते हैं, चिट्ठी के इंतजार की व्याकुलता के बारे में बताते हैं और कला और समाज के बारे में बताते हैं। ठीक है। आंतरिक भय, अंदर का भय के बारे में बताते हैं। लेखक अपने भीतर छुपे हुए उस अकेलेपन और असहायता का एहसास भी जिक्र करते हैं जो इंसान को उसकी अपनी आत्मा और अस्तित्व की वास्तविक सच्चाई से आमना सामना करता है। ठीक है। कि अंदर का भय कैसे आदमी को मिल सकता है ना, कि बच्चा खेल रहा है पार्क में, शाम को पता चला हो गया तो वो आंतरिक भय है, अंदर से डर लग जाएगा। अभी अभी खेल रहा था और ऐसा अचानक कैसे गायब हो जाएगा वो। ठीक है। तो ये आपका मुख्य बिंदु था। 12 भाग समझे क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, लेखक के बारे में वही जन्म मृत्यु याद कर लीजिएगा अपना। फिर पूछेगा आपका लेखक का जन्म स्थान, मूल नाम तो कभी कभी एकाध हो सकता है और माता पिता भी बाई चांस से पूछेगा, लेकिन लेखक का नाम, जन्म मृत्यु तो याद ही रखिएगा और जन्म स्थान भी याद रखिएगा। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से। अब एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि इस भाग में ना, सॉरी इस चैप्टर में कितने भाग में इस चैप्टर को बांटा गया। तो 12 भाग में ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा कि जो 14 जुलाई 1956 को है, किसके बारे में लिखे थे, तो रानी खेत के बारे में लिखे थे। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है। इसमें तो नहीं बन सकता। हाँ, ये लिखे, इसमें होगा कि 4 जुलाई 1962 को जो लिखे थे, किस जगह के बारे में लिखे थे, तो कौसानी के बारे में। आगे क्या है, कौसानी कहाँ है, कहाँ कौसानी, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। ठीक है। अब क्या है कि जो 5 जुलाई 1962 को कौसानी के बारे में लिखे थे, तो उसमें किसके बारे में वर्णन किए, प्रकृति के बारे में वर्णन किए थे, अपना मानवीय के बारे में वर्णन किए थे। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा। ठीक है। और हाँ, फिर ऐसे ये 30 अगस्त को लिखे थे, उसमें किसके बारे में वर्णन किए थे, तो शेर बेचती लड़की के बारे में वर्णन किए थे। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। ठीक है। 10 मई 1978 को डायरेक्ट। हाँ, ये बनेगा कि जो 20 जून 1978 को लिखे थे कि सुरक्षा कहाँ है, तो सुरक्षा मेरा रोशनी में। ये बन सकता है। वही नहीं तो ऐसे पूछेगा कि सुरक्षा कहाँ है, आपका ऑप्शन अंधेरा, रोशनी और दे देगा आपका शाम या सुबह, ऐसे करके देगा आपको रोशनी में आपका सुरक्षा है। ऐसा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। ठीक है। ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे बना लीजिएगा। ठीक ना। बाकी मुख्य बिंदु ये हम ग्रुप में मुख्य बिंदु डाल देंगे आपका, आप कर लेंगे। ठीक है। समझे। अब मंडे से क्या होगा, पॉलिटिकल कितना चैप्टर में पढ़ेंगे, 3 की 4 पक्का।